हे एवरीवन, लेट्स अचीव गोल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर में आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में, यानी आरंभिक मानव ने कौन सी चीज़ों की कैसे कैसे खोज की थी और क्या क्या उसने खोज के दौरान कैसे कैसे उसने ये खोज की थी। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही है 6 क्लास की एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ शुरू होती है। इसमें तुषार की कहानी दे रखी है कि तुषार अपने रिश्तेदार के साथ दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई तो वहाँ से उसने बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेजी से दौड़ती गाड़ी में पेड़ पौधे खेत खलियान पीछे छूटते जा रहे थे। तब अचानक से उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ लगा और बोला कि पता है कि मात्र 150 साल पहले ही रेल का आविष्कार हुआ है और बस तो कुछ दशक बाद आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे क्या करते थे, कैसे यात्राएं करते थे, यात्राएं करते भी थे या नहीं थे। इस बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरंभिक मानव यात्रा करते थे और वो क्यों करते थे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये भी कहता है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे जो आरंभिक मानव थे। तो ये कहता है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। और हम उन्हें किस नाम से पुकारते थे? आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक के नाम से हम उन्हें पुकारते थे। और ये आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक उन्हें नाम क्यों दिया गया था? भोजन का इंतजाम करने की विधि के कारण उनको ये आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक का नाम दिया गया था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे। और हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो वो पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो इस पैराग्राफ में आपको बता दिया है कि वो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनको आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक कहा जाता था। और वो क्या क्या खाते थे भोजन में? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे करते थे। और जो पेड़ पौधों से मिलने वाले अन्य खाद्य पदार्थ थे वो भी वो खाते थे। लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? कि वो जब जानवरों का शिकार करते थे तो कुछ जानवर तो तेज भागते थे, कुछ जानवर इतने खतरनाक थे कि वो सामने से उनके ऊपर ही हमला कर देते थे। और जो जैसे जानवर हैं, चिड़िया है, मछलियाँ हैं, इनको पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क को तेज और जागरूक होना पड़ता था। और सारे पेड़ पौधे भी खाने लायक नहीं होते। जंगल में पेड़ पौधे जो विषैले भी बहुत सारे होते हैं। तो उनको खाने के लिए उन पेड़ पौधों की जानकारी भी उनको अच्छी तरह से होनी चाहिए थी कि क्या हम खा सकते हैं और क्या हम नहीं खा सकते। और साथ ही फलों के पकने के समय की भी जानकारी जरूरी होती थी, तभी वो उन फलों को खा सकते थे। तो इस पैराग्राफ में आपको पता लगा होगा कि जो आरंभिक मानव था वो कितना एक्टिव था, यानी वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। क्यों मजबूत था? क्योंकि वो इन तेज भागने वाले जानवरों के पीछे भाग भी सकता था। क्योंकि जब वो उनका शिकार कर लेता था, शिकार करके खाना खाता था, तो वो भागता था उनके पीछे, तभी वो शिकार करने में सक्षम था। दूसरा, वो बड़ा सतर्क और जागरूक भी था। क्यों? जैसे चिड़िया और मछलियाँ जैसे को वो पकड़ सकता था। अगर हम आज भी कोशिश करें तो हम चिड़िया के ऊपर निशाना नहीं लगा सकते। एक प्रोफेशनल निशानेबाज ही चिड़िया के ऊपर निशाना लगा सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सतर्क थे, अटेंटिव थे और उनको पेड़ पौधों के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि उसने क्वेश्चन पूछा कि लोग यात्राएं करते भी थे या नहीं करते थे। तो इसमें क्या बता रखा है कि लोग यात्राएं करते थे। अब लोग यात्राएं क्यों करते थे, इसमें उन्होंने 4 कारण बता रखे हैं कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमने के पीछे कम से कम 4 कारण उन्होंने बताए हैं। पहला कारण बताया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और उनके भोजन समाप्त हो जाता था उनको, क्योंकि उनका भोजन तो यही था, या तो वो जानवरों का शिकार करते थे या पौधों की पत्तियां खाते थे या फलों को खाते थे। अगर जब यही चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरा कारण इन्होंने दिया है कि जो जानवरों का शिकार करते थे या फिर हिरण और मवेशी, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे ना, हिरण और मवेशियों का, उन हिरण और मवेशियों का चारा खत्म हो जाता था और वो हिरण और मवेशी चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते थे और उनके पीछे पीछे उनको भी जाना पड़ता था। इसमें तीसरा कारण बताया है कि पेड़ पौधों में फल फूल जो लगते हैं वो अलग अलग मौसम में लगते हैं। यानी किसी पेड़ पौधे में किसी मौसम में फूल आते हैं, फल आते हैं, किसी पेड़ पौधों में किसी मौसम में फल फूल आते हैं। तो वो उपयुक्त मौसम के अनुसार भी एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। और इसमें चौथा और इम्पोर्टेंट कारण बता रखा है पानी का, क्योंकि आपको पता है पानी के बिना ना तो प्राणी रह सकते हैं और ना ही पेड़ पौधे रह सकते हैं। और पानी हमें मिलता कहाँ है? झीलों में, झरनों में और नदियों में। और कई नदियाँ और झीलें झरने तो ऐसे हैं जो कभी सूखते ही नहीं हैं, यानी कि वो 12 मासी होते हैं। और कुछ हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि वो मौसमी होते हैं। इसलिए वो क्या करते थे, जहाँ
जो नदियाँ झरने नाले तो जो थे वो मौसमी थे, वहाँ वो जो पानी था वो सूख जाता था, और इस सूखे मौसम में वो पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। आगे ये बताता है कि नाते रिश्तेदारों से मिलने भी जाते होंगे। और यह हमें याद रखना चाहिए कि वो जो लोग यात्राएं करते थे वो पैदल यात्रा करते थे, उनके पास तब तक कोई भी जानवरों की भी सवारी नहीं थी, वो जानवरों का यूज़ सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के लिए ही करते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने 4 कारण ढूंढे कि वो यात्राएं क्यों करते थे। पहला तो उनका खुद का खाना खत्म हो जाता था। दूसरा, जो जिन पशु पक्षियों का वो शिकार करते थे उनका खाना खत्म हो जाता था। तीसरा, जो पेड़ पौधों को खाते थे उनमें फल फूल लगने का मौसम अलग अलग होता था। और चौथा कारण था पानी का। अब ये पूछता है तुमसे कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम आगे चलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसे कैसे हम पहले हुई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते थे, एक तो हमने पढ़ा था पांडुलिपियाँ, दूसरा हमने पढ़ा था अभिलेख, और तीसरा हमने पढ़ा था पुरातत्वविद। तो जो पांडुलिपियाँ और अभिलेख होते थे वो तो राजा महाराजों के लिए होते थे, क्योंकि जो आम इंसान था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती। तो उनके बारे में हम कैसे जानकारी लगा सकते हैं। तो आपको याद होगा पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों का, जो पहले मिली पुरानी चीज़ों का अध्ययन करके पता लगाते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या क्या करते होंगे। तो ये कहता है कि हमें पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ये संभव है। क्यों संभव, ये हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कई जगह से पत्थर मिले हैं। इन पत्थरों के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले ये हम पढ़ लेते हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये कहता है कि आप पत्थरों के कुछ उपयोग बताए गए हैं कि वो पत्थरों का उपयोग किस किस लिए करते थे। तो चलिए उपयोग देख लेते हैं। वो इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इनका यूज करते थे। मैं एक बार अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। वो औजारों का उपयोग क्यों करते थे, फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल को काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए औजारों का यूज वो करते थे। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी वो बनाते थे। जो पत्थर होते थे ना उनके ऊपर हड्डियों के और लकड़ियों के मुट्ठे, जैसे आज के टाइम में आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, आगे से लोहे की होती है और पीछे उसमें जो डंडा होता है वो लकड़ी का लगा होता है। तो वैसे ही आगे वो पत्थर के होते थे और पीछे या तो लकड़ी का लगा लिया जाता था वो डंडा, और या फिर हड्डियों का लगा लिया जाता था। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का प्रयोग वो के लिए करते थे, ईंधन के लिए, झोपड़ियाँ बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए वो लकड़ियों का यूज करते थे। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट बन के आती हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। कुछ ये जैसे जैसे वो लकड़ियों का यूज़ क्यों करते थे, झोपड़ी बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, ईंधन के लिए, एक उसमें और डाल देगा। तो ये ऐसे ही चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब देखिए इन पत्थरों के ऊपर आते हैं। ये जो हैं ये प्राकृतिक पत्थर हैं, यानी जो एक्चुअल में उस टाइम पत्थर मिलते थे वो ऐसे मिलते थे। फिर इंसान ने क्या किया, इन पत्थरों को थोड़ा सा ऐसे बनाया। आपको दिख रहा होगा ये पत्थर, ये जो साइज में है ये बहुत बड़ा है। जैसे टाइम के साथ विकास होता जाता है, जैसे अब भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब वैसे ही उस टाइम में उन्होंने नई नई एक्सपेरिमेंट किए। कुछ टाइम और बीता तो उन्होंने पत्थरों का साइज छोटा कर दिया और थोड़े नुकीले कर दिए। ये देखो ये इतने नुकीले नहीं हैं, और ये यहाँ से इनके सेल्फ निकले हुए हैं, ये ज़्यादा नुकीले हैं। फिर और थोड़ा और टाइम बीता तो उन्होंने उन पत्थरों का साइज और छोटा कर दिया और इनको और नुकीला कर दिया। और फिर थोड़ा और टाइम बीता तो उन्होंने पत्थरों का साइज बिल्कुल छोटा कर दिया और उनको ज़्यादा नुकीला कर दिया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो अपने पत्थरों के औजारों को आगे आगे डेवलप करते गए। और ये जो पत्थर हैं ये लगभग 10,000 साल पहले के हैं। कितने साल पहले के हैं, ये 10,000 साल पहले के हैं। इन पत्थरों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि पत्थरों के औजारों का उपयोग वो क्यों करते थे। यहाँ पे दिखा रखा है कि ये वो जो है ना खाने के लिए, जड़ खोदने के लिए यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे जानवरों की खाल से जो कपड़े बनाते थे उनको सीलने के लिए पत्थर का यूज कर रहा है। तो देखो उस टाइम पे वो जो इंसान है वो कितना 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 एक कितना वो नॉलेजेबल था कि वो सारे ही काम पत्थरों के औजारों से कर लेता था। आज हमको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, सीलने के लिए अलग चाहिए होता है, खाना पीने के लिए अलग चाहिए होता है, कुछ जड़ खोदने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, हमें तो पका पकाया चाहिए। अगर हमें पकाना पड़ जाए तो फिर पूछो ही मत। अब ये कहता है कि वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे। जहाँ पे वो लोग रहते थे ना, जो आरंभिक मानव रहने के जो प्रमाण हमें मिले हैं उनको हम पुरास्थल बोलते हैं। और पीछे जो आपका सीटेट हुआ था फैब में,
फेब 2026 में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन से पुरास्थल हैं, और इनमें से इन तीनों का नाम दे रखा था। यहाँ ये बता रखा है कि पुरास्थल वे हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जहाँ पे ये आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, जहाँ पर ये आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, उनको पुरास्थल कहते हैं। ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये आपके सीटेट में क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा पुरास्थल है। ऑप्शन में थे भीमबेटका और एक मिनट, भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल गुफाएं, और ये है आपकी भीमबेटका। तीन ऑप्शन में थे और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पुरास्थल कौन से थे। इनमें 3 पुरास्थल दे रखे हैं। आगे के पुरास्थल जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो भी, ताकि आगे जब क्वेश्चन में आए तो आप उसको इजीली टैकल कर सको। इन्होंने इस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो लाल त्रिकोण से दिखाए गए हैं वो यहाँ पे क्या है, पुरास्थल है। तो देखो लाल त्रिकोण से इसमें 3 दिखा रखे हैं, भीमबेटका दिखा रखा है, हुसंगी दिखा रखा है और कुरनूल गुफाएं दिखा रखी हैं। ये जो ब्लू कलर से दिखा रखे हैं ये नवपाषाण काल की सारी साइट दिखा रखी हैं। इस अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वरना एक बार पॉज करके इसको थोड़ा सा जूम करके इसी मैप को आप देख लीजिएगा बार बार, ताकि आपको ये एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार तब याद करोगे तब हो जाएंगे। और जो ये इन्होंने जो ये ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं, जैसे कि ब्रह्मगिरी हो गया, ये यहाँ पे ब्रह्मगिरी हो गया। और जो ये स्टार से दिखा रखे हैं ये आधुनिक नगर हैं, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, और मुंबई, कोलकाता और चेन्नई था शायद, मुंबई कोलकाता जैसे इन्होंने यहाँ महानगर मेंशन कर रखे हैं। तो ये मैप आपको अच्छे से देख लेना है। आपको ये पूछ लेगा कि चिरांद अब वर्तमान बिहार में पड़ता है और ये क्या था, तो ये क्या था, नवपाषाण काल का एक पुरास्थल था। ये दाऊजली हेडिंग पश्चिम बंगाल का पुरास्थल था। ये बुर्ज होम ये पाकिस्तान में, बुर्ज होम कश्मीर वाले रीजन में पड़ जाता है। तो ऐसे आपको इस मैप को अच्छे से रीड कर लेना है। अब आगे वही पत्थरों की बात चल रही थी, उसी पे आते हैं कि पत्थर जो हैं, जो पत्थर के उपकरण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनका तो जीवन ही पत्थरों के औजारों पर टिका था। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, और जहाँ पर जिस जगह पर जो वो लोग पत्थरों से औजारों का निर्माण करते थे उनको हम उद्योग स्थल बोलते हैं। जिस जगह पर वो पत्थरों से औजार बनाते थे उसको उद्योग स्थल बोलते थे। और हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे पता चलेगा, हम तो उनकी चीज जो पुरानी चीज़ें मिली हैं उन्हीं के बेस पे उनके बारे में अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ भी वही है कि हमें ऐसी जगह और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जहाँ पे वो रहा करते होंगे और उपकरण मिलते हैं। और इन लोग क्यों मिलते हैं, क्योंकि इन स्थलों पर वो लोग छोड़ गए होंगे, क्योंकि या तो वे ठीक से नहीं बने होंगे, या फिर औजार बनाते समय जो टूट फूट हो जाती है ना, छोटे छोटे टूटे फूटे टुकड़े रह जाते हैं, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। और कई बार कई दिन इनको औजार बनाने में लग जाते थे, तो वो यहाँ पर रहते भी थे, ज़्यादा समय तक रहा भी करते थे। तो ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल बोलते हैं। जिन जगहों पर वो केवल पत्थरों का निर्माण करते थे उनको उद्योग स्थल बोलते हैं, और जहाँ वे रहते भी थे और औजारों का निर्माण भी करते थे उसको आवासीय और उद्योग स्थल बोलते हैं। इसमें एक और भीमबेटका के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी दे रखी है कि भीमबेटका है कहाँ, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और ये जो भीमबेटका था ये क्या था, आवासीय पुरास्थल था। क्या था ये, आवासीय पुरास्थल था। यहाँ गुफाएं पाई गई हैं, और गुफाएं भी कैसी, प्राकृतिक गुफाएं, यानी अपने आप बनी गुफाएं थी। उनमें सिर्फ मानव ने रहना स्टार्ट किया था, मानव ने वो गुफाएं बनाई नहीं थी। तो इन गुफाओं में वो लोग क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये प्राकृतिक गुफाएं हमें मिलती कहाँ हैं, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, नर्मदा घाटी के पास ये जो गुफाएं हैं ये हमें मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसी ऐसी गुफाएं यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखा रखी हैं। अब ये कहता है कि पुरास्थल क्या होते थे। पुरास्थल ये बता दिया कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में ये उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। और पुरास्थलों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। अब है पाषाण औजारों का निर्माण। ये यहाँ पे विधि बता रखी है कि पाषाण औजारों का निर्माण, जो पत्थर से वो औजार बनाते थे वो किस किस विधि के ऊपर बनाते थे। यहाँ 2 विधि मेंशन कर रखी हैं। पहली है पत्थर से पत्थर को टकराना,
यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसको एक नीचे हाथ में पकड़ लिया जाता था और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर लेके पहले वाले हाथ के जो पत्थर थे उसके ऊपर हथौड़े जैसे चोट मारी जाती थी, जैसा कि ये इस पिक्चर में कर रहा है। और इस तरह आघात करने वाले पत्थर पर जब सलक निकाले जाते हैं, सलक यानी जो चोट कर करके हम छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं ना, उसको सलक बोलते हैं। और वो सलक तब तक निकालते रहते थे जब तक उनको अवांछित आकार नहीं मिल जाता था। जैसे कि जैसा वो बनाना चाहते थे वो वैसा का वैसा ना बन जाए तब तक वो अपने पहले वाले हाथ में लिए पत्थर को दूसरे वाले हाथ में लिए पत्थर से सलक निकालते रहते थे। और दूसरी तकनीक है दबाव शलक तकनीक। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दबाव शलक तकनीक, क्योंकि इसका नाम अलग सा है और पेपर में पूछे जाने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ये जो दबाव शलक तकनीक क्या थी, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जो जिस पत्थर से औजार बनाना होता था ना, वो उस पत्थर को हम ज़मीन पे रख देते थे और दूसरा कोई नुकीला पत्थर या हड्डी उस पत्थर के ऊपर रख के और किसी और हथौड़ी नुमा पत्थर से उस नुकीले पत्थर पे चोट मारते थे ताकि ज़मीन पे रखे पत्थर के ऊपर वो सलक निकाल सके। जैसे कि आजकल आपने अगर कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो उसको पता होगा, जब हम सर्दियों में गाजर पाक वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम लकड़ी जो मोटे मोटे लकड़ होते हैं उन्हीं से बनते हैं वो। तो उन मोटे लकड़ों को पहले चीर करके छोटा बनाया जाता है, यानी उनकी कतरन सी की जाती है। तो वो कतरन छेनी और हथौड़ा आपको पता होगा ना, तो छेनी उस पत्थर के ऊपर रख कर और हथौड़े से उसके ऊपर वार करते हैं। तो ये वैसे ही दबाव सलक तकनीक थी, वो पत्थर से ही छेनी हथौड़े के रूप में भी पत्थर का ही यूज करते थे। अब कहते हैं आग की खोज, कि आग की खोज कैसे की हुई। तो यहाँ वही मानचित्र 2 में कहता है कि कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। चलिए एक बार मैं आपको कुरनूल की गुफाएं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रही कुरनूल की गुफाएं और ये रही हुसंगी, इसका भी आगे आपको जिक्र मिलेगा। दोनों चीज़ें, दोनों जो साइड्स हैं वो आपको अच्छे से देख लेनी है। ये है कुरनूल गुफाएं और ये है हुसंगी। चलिए कुरनूल की गुफाओं में चलते हैं। यहाँ कुरनूल की गुफाओं में हमें क्या मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में हमें राख के अवशेष मिले हैं। और इसका मतलब क्या था कि आरंभिक लोग क्या था, आग जलाना भी सीख गए थे। और वो आग का इस्तेमाल क्यों करते थे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आने के चांस है कि वो आग का यूज प्रकाश के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी वो आग का यूज करते थे। ये आग वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि आग का यूज इस्तेमाल है वो किस किस काम के लिए करते थे। तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो आग का यूज करते थे। अब है बदलती जलवायु। जलवायु टाइम के साथ साथ बदली। ये कहता है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो होगी, कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश होगी, बारिश होगी तो घास उगेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लगे। घास के मैदान बने तो उनको खाने वाले जैसे हिरण, बारहसिंगे, भेड़ बकरी, गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। फिर जो आरंभिक मानव था जो इन जानवरों का शिकार करता था वो इनके पीछे आया, इनके पीछे ज़्यादा टाइम उन्होंने लगाया तो वो इनके खाने पीने की आदतों से प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगेगी। उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि अरे ये तो दूध भी देते हैं, अरे ये तो भेड़ की ऊन का यूज़ हम व्यवसाय के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे उन बार बार क्या करने लगे, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो हो सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता कि क्या हुआ होगा क्योंकि इनके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। तो ये आपकी एनसीईआरटी कहते हैं कि हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों और साथ ही इस काल में मछली भी जो भोजन का वो महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं जो और धान है ना, वो अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी शुरू में इनको किसी ने उगाया नहीं था। आज जैसे हम गेहूं स्पेशल उगाते हैं, जो स्पेशल उगाते हैं, तो उस टाइम वे अपने आप ही उगे थे। तो ये कहता है कि अपने आप उगे थे तो वो परिचित कैसे हुए कि गेहूं और जो ये खाने लायक हैं। तो ये कहता है शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा क्योंकि उनका तो काम ही था, जो खाने योग्य था, पत्तियां, जो बीज फल है वो यही खाते थे। तो ये कहता है कि बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही वे ये भी सीखने लग गए हो कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अब ये शैल चित्रकला। शैल चित्रकला क्या होती है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिलते हैं, यानी दीवारों पे चित्र मिले हैं और
ये कहाँ कहाँ मिले हैं? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी दीवारों पर जंगली जानवरों का जो कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे कि रियल में ही हमें दिखाई दे, उसको हम शैल चित्रकला कहते हैं। अब ये एनसीईआरटी कहती है कौन क्या करता था, यानी काम का डिवीजन कैसे था, कौन सा काम पुरुष करते थे और कौन सा काम महिलाएं करती थी। तो चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे और वे पत्थरों, औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी? तो हमें ऐसे कोई भी जो प्रमाण है वो नहीं मिले, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। हम अनुमान पे चल रहे हैं तो हम और अनुमान लगा लेंगे कि दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष या तो दोनों मिलकर काम करते होंगे, या फिर कई काम ऐसे, कुछ तरह के काम ऐसे हैं जो केवल महिलाएं करती थी और कुछ तरह के काम ऐसे हैं जो केवल पुरुष करते थे। इसके अलावा महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। क्या रहा था हमें नहीं पता, हम बस ये अनुमान ही लगा रहे हैं। अब कहता है कि भारत में शुतुरमुर्ग, यानी शुतुरमुर्ग का जो प्रमाण है वो हमें भारत में कहाँ से मिला है? एक मिनट रुक जा। चलिए, कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो आपका टॉपिक पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कब होते थे? पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। और ये महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के हमें अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में जो पटने नामक का पुरा स्थल है उससे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष हमें मिले हैं। और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। यानी क्या क्या मिला? अंडों के अवशेष मिले। इन अंडों के जो छिलके होते हैं उनके ऊपर चित्र भी बनाए गए और अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब ये कहता है हुसंगी का निरीक्षण कीजिए। हुसंगी भी क्या था? जो कुरनूल के थोड़ा सा ऊपर में था, हम पीछे मैंने दिखाया था। तो ये भी एक पुरापाषाण युग का पुरा स्थल था। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले औजार मिले हैं और ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल हैं वो झरनों के निकट थे। क्यों थे? क्योंकि इंसानों को रहने के लिए पानी की जरूरत थी। और अधिकांश औजार ये चूना पत्थरों से बनाते थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ज़्यादातर जो औजार हैं वो चूना पत्थरों से बनाते थे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि पुरातत्वविदों ने ये किया, पुरातत्वविदों ने ये किया, और पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम भी रखे। जैसे आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। हम कहते हैं ना कि आरंभिक मानव इस चैप्टर का नाम ही आरंभिक मानव की खोज में है। तो आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरा का मतलब पहले का और पाषाण, यानी यहाँ देखो इसको दे भी रखा है। जो पुरापाषाण काल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी पुरा का अर्थात प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों, पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी हमने पढ़ा कि सारा जीवन ही उनका पत्थरों से टिका था, इसलिए इस काल को पुरापाषाण नाम दे दिया गया। पुरापाषाण जो काल था उसका टाइम था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पुरापाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि हमने वो पत्थर देखे ना, पहले बहुत बड़े थे, फिर छोटे होते गए, फिर और छोटे हो गए। तो जो सबसे पहले जो बहुत बड़े पत्थर हमने देखे थे वो आरंभिक पुरापाषाण था। जो फिर हमने दूसरी टाइप के पत्थर देखे वो मध्य पुरापाषाण था। और जो बिल्कुल ही छोटे और नुकीले पत्थर हो गए थे वो उत्तर पुरापाषाण या नव पुरापाषाण काल था। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो उत्तर पुरापाषाण के काल ही घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, जैसे कृषि होने लगी, जो गर्मी बढ़ने लगी, तो उसको जिसमें हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसको हम मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। यानी जो पर्यावरण में बदलाव कब हुआ है? लगभग 12,000 साल पहले। तो उस टाइम कौन सा था? मध्यपाषाण युग था। इसको इंग्लिश में मेसोलिथ कहते हैं। और मध्यपाषाण का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हो गए थे और इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसी और आरी जैसे औजार भी मिलते थे। और साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसके दौरान बनाए जाते थे। पुरापाषाण में बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे, वो भी इस टाइम प्रचलन में थे, लेकिन ज़्यादातर छोटे पत्थर आ गए थे।
और इसके बाद नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये एनसीईआरटी की सीरीज हेल्पफुल लगे तो अपना एक लवेबल सा कमेंट छोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं ऐसे ही एनसीईआरटी कवर करवाती रहूँ, जो सीटेट और DETR+B के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।